दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों बैंकिंग में हमने अब तक बात की कि बैंक्स क्या है, इनका इतिहास क्या रहा है, भारत के संदर्भ में बैंकों का क्या इतिहास रहा है। आज दोस्तों हम बात करने वाले बैंक के एक प्रकार जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों जैसा कि हम जान चुके हैं, भारत में सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दोस्तों 1806 में द बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों 1840 में द बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में द बैंक ऑफ मद्रास, मतलब 1806 में, 1840 में और 1843 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। और दोस्तों सन 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक नए बैंक का निर्माण कर दिया गया, जिसका नाम दोस्तों दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि दोस्तों आगे चलकर 1955 में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। तो दोस्तों 1921 में जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ दोस्तों, तब से ये बैंक भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में काम करने लग गया था। तो दोस्तों कुछ सालों तक ये केंद्रीय बैंक के रूप में काम करते रहा, लेकिन दोस्तों 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, जिसे कि दोस्तों हम हिल्टन यंग कमीशन का नाम से भी जानते हैं, उसने दोस्तों यह सिफारिश की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में भारत का एक अलग सेंट्रल बैंक होना चाहिए। दोस्तों इन्हीं सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 5 मार्च 1934 में एक एक्ट बनाया गया, जिसका नाम था दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, जिसके आधार पर दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। और दोस्तों सर ऑस्बॉर्न स्मिथ इसके सबसे पहले गवर्नर नियुक्त किए गए थे, जो कि दोस्तों 1 जुलाई 1937 तक गवर्नर बने रहे। तो दोस्तों इस प्रकार रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। जब ये दोस्तों स्थापित किया गया, मतलब इसे बनाया गया, तो दोस्तों ये शेयर होल्डर्स का बैंक था, मतलब दोस्तों प्राइवेट हाथों में था, कई लोगों की पूंजी इसमें लगी हुई थी। तो दोस्तों उस समय ये एक निजी बैंक था। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 5 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल के साथ। 5 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल के साथ भारतीय रिजर्व बैंक शुरू हुआ था, जिसमें कि दोस्तों 4,97,08,000 प्राइवेट शेयर होल्डर का पैसा था, जबकि दोस्तों गवर्नमेंट का पैसा था 2,20,000 रुपये। तो इस तरह दोस्तों ये एक प्राइवेट बैंक था। और दोस्तों कब तक ऐसा रहा? 1 जनवरी 1949 तक, जब तक कि इस बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन नहीं किया गया। दोस्तों राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है किसी बैंक को सरकार द्वारा अपने हाथों में ले लेना, अपने अधिकार में ले लेना। दोस्तों ये होता है राष्ट्रीयकरण। तो दोस्तों जब तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तब तक दोस्तों ये निजी हाथों में ही रहा। इसके अलावा दोस्तों जब 1935 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की, उस समय दोस्तों इसका ऑफिस कहाँ था? कोलकाता में। जी दोस्तों उस समय इसका ऑफिस था कोलकाता में, जो कि दोस्तों 1937 में शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया? शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई महाराष्ट्र में कर दिया गया। पहले कोलकाता में था, 1937 में कहाँ शिफ्ट हो गया? मुंबई में। इसके अलावा दोस्तों 1937 में ही इसने भारत के साथ साथ बर्मा के सेंट्रल बैंक के रूप में भी कार्य करना स्टार्ट कर दिया। बर्मा दोस्तों जिसे हम आज म्यांमार बोलते हैं, वो देश है। अब दोस्तों यदि आगे चलें तो जनवरी 1938 में रिजर्व बैंक ने पहली बार दोस्तों खुद का नोट जारी किया था। यदि कोई आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ने सबसे पहले खुद का नोट कब जारी किया, तो दोस्तों आप बोलोगे जनवरी 1938 में। इसके बाद दोस्तों 11 अगस्त 1943 को श्री चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं CD देशमुख, इसके पहले भारतीय गवर्नर नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों 1937 में जो बर्मा के सेंट्रल बैंक के रूप में इसने कार्य स्टार्ट किया था दोस्तों, वो कब तक किया? 1945 तक, 9 जून 1945 तक ये काम किया उसने। इसके बाद दोस्तों 30 जून 1948 को पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी इसने कार्य करना बंद कर दिया। मतलब दोस्तों जब 1947 में विभाजन हो गया था, भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे, तो इसने 30 जून 1948 तक, मतलब लगभग 1 साल तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी कार्य किया था। कब तक किया था? 30 जून 1948 तक। और दोस्तों 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जैसा कि मैंने बताया था। राष्ट्रीयकरण के बाद दोस्तों इस पर पूरा कंट्रोल किसका आ गया था? गवर्नमेंट का। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों आप बोलोगे CD देशमुख।
दोस्तों वो कब से कब तक थे? 11 अगस्त 1943 को वो गवर्नर बने थे और दोस्तों वो 30 जून 1949 तक दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। मतलब दोस्तों पहले भारतीय भी सीडी देशमुख, राष्ट्रीयकरण के बाद भी पहले भारतीय सीडी देशमुख। इसके अलावा दोस्तों कुछ गवर्नर के आपको नाम याद रखना है, जैसे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो गवर्नर भी थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। दोस्तों ध्यान रखना वो रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर थे। 1982 से 1985 तक उनका कार्यकाल था। इसके अलावा दोस्तों एक 13वें गवर्नर जिनका नाम था दोस्तों एम नरसिम्हम। दोस्तों बैंक के सुधार के लिए बहुत सारी समितियां बनती है, उसके बहुत सी समितियों के ये अध्यक्ष रह चुके थे और दोस्तों कुछ समय के लिए 1977 में कुछ समय के लिए ये भारतीय रिजर्व बैंक के 13वें गवर्नर बने थे। तो दोस्तों ये तो बात रही रिजर्व बैंक के इतिहास की, बोले अब तक इसका क्या इतिहास रहा है। अब दोस्तों ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला देखते हैं हम ये काम कैसे करता है। दोस्तों रिजर्व बैंक एक केंद्रीय मंडल सेंट्रल बोर्ड द्वारा अपना काम करता है, जिसकी नियुक्ति दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 साल के लिए। अब दोस्तों सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन शामिल होता है? इसमें दोस्तों 2 तरह के डायरेक्टर शामिल होते हैं। कैसे कैसे? एक तो ऑफिशियल, एक नॉन ऑफिशियल। अब ऑफिशियल डायरेक्टर में दोस्तों कौन कौन होते हैं? ऑफिशियल डायरेक्टर में दोस्तों एक तो गवर्नर होगा और दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर ऑफिशियल डायरेक्टर में। जबकि दोस्तों नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में कौन कौन होगा? 10 डायरेक्टर होंगे दोस्तों अलग अलग फील्ड से। मतलब कोई एग्रीकल्चर से होगा, कोई फाइनेंस से होगा, मतलब ऐसे अलग अलग फील्ड से 10 डायरेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों अपॉइंट किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नॉन ऑफिशियल में कौन कौन शामिल होगा? 2 गवर्नमेंट के ऑफिसर भी शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों 4 डायरेक्टर होंगे रिजर्व बैंक के 4 लोकल बोर्ड से। अब दोस्तों ये लोकल बोर्ड का क्या लफड़ा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रिजर्व बैंक के जो भी ऑफिसेज हैं और बोर्ड हैं, तो दोस्तों इसका मेन ऑफिस है मुंबई में। इसके अलावा दोस्तों इसके रीजनल ऑफिस है 19 राज्यों में इसके रीजनल ऑफिस है। और दोस्तों अमूमन मतलब मेनली स्टेट है ना, उसके कैपिटल मतलब राजधानी में ही इसके रीजनल ऑफिस है। जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान की कैपिटल यानी जयपुर में इसका एक रीजनल ऑफिस है। इसी तरह दोस्तों अधिकांश राज्यों की राजधानियों में इसका रीजनल ऑफिस है। इसके अलावा दोस्तों उप कार्यालय मतलब सब ऑफिसेज है दोस्तों इसके 10। इसके अलावा दोस्तों 4 इसके लोकल बोर्ड है, मतलब चारों दिशाओं से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। 4 लोकल बोर्ड कहाँ हैं आरबीआई के? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में। और दोस्तों ये लोकल बोर्ड क्या करते हैं? ये दोस्तों लोकल जानकारी देते हैं। मतलब दोस्तों अपने एरिया का जो भी बैंकिंग की नीड्स है या बैंकिंग की कोई एडवाइस है वो दोस्तों ये सेंट्रल बैंक को देते हैं। तो इस तरह दोस्तों एक तो मेन ऑफिस है, 19 रीजनल ऑफिस है, 9 सब ऑफिस है। इसके अलावा दोस्तों 4 लोकल बोर्ड हैं। तो दोस्तों इन 4 लोकल बोर्डों में से हर बोर्ड में से एक डायरेक्टर होगा जो कि नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होगा। तो आरबीआई का काम दोस्तों किया जाता है एक सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। उस सेंट्रल बोर्ड में 2 तरह के डायरेक्टर होंगे, एक तो ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ऑफिशियल में दोस्तों एक गवर्नर होगा और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। जबकि दोस्तों नॉन ऑफिशियल में 10 डायरेक्टर होंगे 10 अलग अलग फील्ड से, 4 डायरेक्टर होंगे 4 बोर्ड से। इसके अलावा दोस्तों 2 गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में ये आएंगे। अब दोस्तों यदि बात की जाए कि अभी गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, तो दोस्तों अभी गवर्नर है शशिकांत दास, जो कि दोस्तों आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और दोस्तों इनका कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ था? 12 दिसंबर 2018। 12 दिसंबर 2018 से ये रिजर्व बैंक के गवर्नर है और कौन से हैं? 25वें गवर्नर। इसके अलावा दोस्तों 3 डिप्टी गवर्नर है, 3 ही है दोस्तों। वैसे हो कितने सकते हैं? मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर आरबीआई में हो सकते हैं। 3 हैं। कौन कौन से दोस्तों? उनका नाम है, एक तो है दोस्तों बीपी कानूनगो, दूसरे हैं दोस्तों महेश कुमार। इसके अलावा दोस्तों तीसरे हैं एमडी पात्रा। बीपी कानूनगो, महेश कुमार, एमडी पात्रा, ये 3 डिप्टी गवर्नर है हाल फिलहाल आरबीआई में, जबकि मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई आरबीआई किसके द्वारा काम
करता है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि आरबीआई मेनली काम क्या करता है। दोस्तों सबसे मेन इसके दो काम हैं। क्या क्या दोस्तों? मुद्रा जारी करना, मतलब नोट इशू करना। इसके अलावा दोस्तों उस मुद्रा को अपने कंट्रोल में रखना, मतलब साख का नियंत्रण करना। दोस्तों ये आरबीआई के दोस्तों सबसे मेन काम है। हालांकि दोस्तों और भी कई छोटे मोटे कार्य ये करता है, लेकिन दोस्तों जो इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों वो ये दोनों काम करना ही है। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं कि मुद्रा जारी करने से क्या मतलब है। दोस्तों मुद्रा जारी करना मतलब नोट इशू करना। अब दोस्तों क्या कभी आपके माइंड में आया है, आपने कभी ये सोचा होगा कि सरकार के पास अधिकार होता है कि नोट छापने का, मतलब आरबीआई के पास, और आरबीआई सरकार का है। तो सरकार के पास यदि नोट छापने का अधिकार है तो सरकार इतने सारे नोट क्यों नहीं छाप देती कि सबको बांट दे। आपने दोस्तों कभी ना कभी तो सोचा होगा ये। लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। दोस्तों एक बात बताओ मुझे, सरकार ने नोट छाप दिए बहुत सारे और लोगों में बांट दिए। आपके पास भी पैसा, मेरे पास भी पैसा, सबके पास बहुत सारा पैसा। अब दोस्तों जैसे समझ लो मेरे पास पहले पैसा कम था तो मैं कम सामान खरीदता था। आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं दोस्तों ये भी खरीद लूँगा, वो भी खरीद लूँगा, बहुत सी सारी चीज़ें खरीद लूँगा। मतलब दोस्तों लोगों की मांग नहीं बढ़ जाएगी। अब लोगों की मांग अगर बढ़ेगी तो दोस्तों सप्लाई पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो जाएगी तो दोस्तों महंगाई बढ़ जाएगी। यही दोस्तों कारण है, वो बोलते हैं ना मुद्रास्फीति बढ़ना, महंगाई बढ़ना। दोस्तों ये वही चीज़ है भाई। लोगों की दोस्तों अगर लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी दोस्तों, और वो दोस्तों हर चीज़ खरीदने को तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में महंगाई बढ़नी है भाई। जो उत्पादन है तो वो तो उतना ही है ना भाई। कहाँ से लाएगा सामान, कहाँ से लाएगा आदमी? जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर, सामान लाएगा कहाँ से? सप्लाई कम है, सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी मांग से। मांग बढ़ेगी तो सप्लाई मांग से तो कम होएगी ना। तो दोस्तों इस कारण महंगाई बढ़ जाएगी। और दोस्तों करेंसी है तो करेंसी का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा फिर। दोस्तों ये चीज़ है ना, दो देश कर चुके हैं, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जिम्बाब्वे में ये हालत हो गई थी, मतलब वहाँ पर बहुत सारे नोट छाप दिए और लोगों को दे दिए। तो दोस्तों वहाँ ये हालत हो गई कि लोगों को थैलों में पैसा भर के ले जाना पड़ा केवल एक ब्रेड के लिए। ये हालत थी दोस्तों। तो दोस्तों सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार को अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के हिसाब से नोट छापने होते हैं, जिससे कि दोस्तों इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे। तो इस तरह दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 में आरबीआई को ये अधिकार दिया गया कि वे अपने नोट इशू करे। दोस्तों आरबीआई ये काम किसके द्वारा करती है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये इसकी दोस्तों एक सहायक संस्था है, जिसके अनुसार दोस्तों जो नोट है उनका कार्य किया जाता है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, आरबीआई को हमेशा अपने पास 200 करोड़ रुपए की पूंजी रखना जरूरी है दोस्तों। नोट छापने से पहले हमेशा दोस्तों आरबीआई के पास 200 करोड़ की पूंजी तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आरबीआई ना 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकते हैं। यदि वो 10,000 से ज़्यादा के भी नोट छापना चाहती है तो दोस्तों उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और सरकार को इस एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। आरबीआई एक्ट रिजर्व के रूप में रखा जाता है, दोस्तों आरबीआई को 115 करोड़ का तो कम से कम सोना अनुमति दी गई है। दोस्तों बाकी की फॉरेन इसके अलावा करेंसी दोस्तों आरबीआई 1,000 रुपये तक के सिक्के भी जारी कर सकती है। दोस्तों 2 रुपये से ज़्यादा के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि दोस्तों 2 रुपये से कम के नोट और सिक्के भारतीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों नोट पर आपने देखा होगा 2 रुपये से जो ज़्यादा के नोट हैं उन पर हमेशा आरबीआई के गवर्नर हैं उनके साइन होते हैं, जबकि दोस्तों 1 रुपये के नोट पर किसका साइन होता है? भारत के वित्त सचिव का, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के दोस्तों साइन होते हैं 1 रुपये के नोट पर, और दोस्तों भारत सरकार ही द्वारा ये जारी किए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आरबीआई अपना नोट छापने का, नोट प्रिंटिंग का कार्य 4 प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा करती है, जो कि है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में, पश्चिम बंगाल के साल्वोनी में, इसके अलावा कर्नाटक के मैसूर में दोस्तों ये स्थित है। दोस्तों नासिक वाले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी 1928 में, 1974 में की गई थी देवास की। इसके अलावा साल्वोनी वाले की दोस्तों 1995 में, और मैसूर वाले की भी 1995 में ही स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों भारत में सिक्के भी भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 द्वारा जारी किए जाते हैं, और दोस्तों इनकी ढलाई का कार्य टकसालों के माध्यम से किया जाता है, जो कि है दोस्तों
कोलकाता के अलीपुर में, मुंबई के फोर्ट में, हैदराबाद के सैफियाबाद में, हैदराबाद के ही चेरापल्ली में और उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और दोस्तों ये नोट का जो पेपर होता है ना, कागज़, वो दोस्तों बनता है सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ये बनता है, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1963 में। इसके अलावा दोस्तों रिजर्व बैंक पूरे देश में पैसे को कैसे सर्कुलेट करता है, वो दोस्तों जो बैंक के ब्रांचेस होते हैं ना, कॉमर्शियल बैंक है जो इनके ब्रांचेस होते हैं, उनको दोस्तों मुद्रा तिजोरी खोलने के लिए कहता है। तो दोस्तों ऐसी लगभग 4,422 मुद्रा तिजोरियाँ अभी इंडिया में काम कर रही हैं, जबकि दोस्तों सिक्कों के लिए सिक्का भंडार के माध्यम से ये कार्य किया जाता है, जो कि दोस्तों है अभी इंडिया में लगभग 3784। तो इस तरह दोस्तों रिजर्व बैंक पूरे देश में मुद्रा करने का काम करता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों मुद्रा जारी करने की। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था मुद्रा को कंट्रोल करना, वो भी दोस्तों इसी का काम है। वो दोस्तों ये कैसे करता है, महंगाई बढ़ गई तो ये क्या करेगा, तो वो करता है दोस्तों अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा। और ये मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों किस सिद्धांत पे कार्य करती है, डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर। अब वो दोस्तों कैसे करती है वो देखते हैं। इसी कार्य को दोस्तों साख नियंत्रण भी कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बात की कि मार्केट में पैसा ज़्यादा होने का क्या मतलब है, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से दोस्तों महंगाई बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों कि लोगों के पास पैसा आया कैसे, बैंक ने दिया तभी तो आया ना। बैंक ने लोन या तो सस्ती दर पर दिया तो लोगों के पास पैसा आ गया, परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो अब आरबीआई क्या कर सकता है, अब आरबीआई दोस्तों बताऊँ क्या करेगा, वो दोस्तों रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट का दोस्तों सीधा सा मतलब ये है कि लोगों को अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ब्याज मिलेगा, मतलब ज़्यादा ब्याज देना होगा लोगों को। अब अगर लोगों को दोस्तों ज़्यादा ब्याज देना होगा तो लोग बाग कम लोन लेंगे, तो पैसा क्या है मार्केट से थोड़ा हट जाएगा। दोस्तों एक बात बताओ, बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है, बैंकों के पास हालांकि दोस्तों लोग बाग डिपॉजिट कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, ऐसे पैसा रहता है। और भी दोस्तों यदि ज़्यादा पैसा चाहिए, समझ लो ये कम है, तो दोस्तों वो आरबीआई से पैसा लेता है। और दोस्तों जैसे बैंक हमसे ब्याज लेता है वैसे ही दोस्तों आरबीआई बैंक से ब्याज लेता है। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक पैसा मांगने जाएगा आरबीआई के पास, बोले हमें पैसा दे दो, हमें लोगों को लोन देना है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक देखता है यार महंगाई बढ़ रही है, पैसा मार्केट में ज़्यादा है, तो बैंक क्या करेगा, बोले भैया हम तो रेट बढ़ा रहे हैं, हमारी ब्याज की रेट बढ़ा देंगे, और ज़्यादा ब्याज पर बैंक को पैसा देगा। तो अगर एक बैंक को रिजर्व बैंक से ज़्यादा ब्याज पर पैसा मिल रहा है तो दोस्तों वो अपन से मतलब अपने कस्टमर से भी तो ज़्यादा ब्याज लेगा, मतलब लोग बाग कम लोन लेंगे। तो इस तरह दोस्तों एक तो वो कंट्रोल कर लेगा पैसे के प्रवाह को। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये पैसा जब एक बैंक अपनी प्रतिभूतियाँ मतलब अपनी सिक्योरिटी बैंक के पास रखे, रिजर्व बैंक के पास, और रिजर्व बैंक जिस रेट पे ब्याज वसूल करे उसको रेपो रेट कहेंगे। और दोस्तों रेपो रेट को हम आगे बैंक रेट से कनेक्ट करेंगे, तो ध्यान रखना इसका क्या मतलब है। इसमें दोस्तों बैंक एक सिक्योरिटी रख रहा है और पैसा ले रहा है, उसमें दोस्तों क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो ये तो हुई दोस्तों रेपो रेट की बात। इसके अलावा दोस्तों रिवर्स रेपो वो क्या होता है, कई बार दोस्तों जो व्यापारिक कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, तो इस कंडीशन में वो आरबीआई को उधार देते हैं। आरबीआई भी दोस्तों बैंक से उधार ले सकता है। अब दोस्तों क्या हुआ, अब उस कंडीशन में दोस्तों बैंक दिमाग लगाएगा कि मैं कस्टमर को लोन दूँ कि रिजर्व बैंक को लोन दूँ। दोस्तों वो किसको लोन देगा एक बात बताओ, जो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। तो दोस्तों यदि मार्केट में पैसों का प्रवाह ज़्यादा है तो आरबीआई यहाँ पर सोचेगा कि क्या किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वो ब्याज की रेट बढ़ा देगा, बैंक को बोलेगा, बोले भैया मैं ज़्यादा ब्याज दूंगा आपको लोगों से, मुझे दो, मुझे पैसा दो। तो इसको बोलते हैं दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक क्या करेगा, रिजर्व बैंक को पैसा देगा, तो मार्केट से पैसा हट गया। दोस्तों ये दो कंडीशन हो गई, रेपो रेट की और रिवर्स रेपो रेट की। इसके अलावा दोस्तों और कैसे पैसों को कंट्रोल कर सकता है, सीआरआर के द्वारा। सीआरआर का दोस्तों मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, मतलब नगद आरक्षित अनुपात। दोस्तों इसका मतलब होता है कि कुछ पैसा बैंक्स को रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना ज़रूरी है। मतलब दोस्तों जैसे 100 रुपये में से 20 रुपये रिजर्व बैंक के पास रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर यहाँ पर वो रेट बढ़ा दें, मतलब 20 से 25 कर दें, तो बैंक के पास अब दोस्तों कितना रुपए बचेगा लोन देने के लिए, 75 रुपये। दोस्तों 75 रुपये लोन दे पाएगा। अगर दोस्तों कम है, अगर 20 रुपये होती तो वो 80 रुपये लोन दे देगा, और कम है तो जैसे 15 रुपये कर दे तो वो 85 रुपये लोन दे देगा। तो दोस्तों ये बढ़ाकर वो पैसे को कंट्रोल कर सकती है, वो रेट बढ़ा देगी कि हाँ भाई ज़्यादा पैसा रखना ज़रूरी है, तो ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रहेगा तो बैंक कम लोन दे पाएगा। तो इस तरह भी दोस्तों बैंक पैसों का कंट्रोल कर सकता है।
इसके अलावा दोस्तों एक और उपाय जो रिजर्व बैंक कर सकती है उसका नाम है दोस्तों SLR, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी राशि जो कि बैंक को अपने पास रखनी जरूरी है लोन देने से पहले। एक ऐसी राशि जो कि बैंक लोन देगी ना उससे पहले रखनी जरूरी है। हाँ भाई, कम से कम हमारे पास इतना पैसा तो होना ही चाहिए, उससे आगे दोस्तों एक बैंक लोन नहीं दे सकता। अब दोस्तों ये राशि गवर्नमेंट के पास भी रख सकता है, खुद के पास भी रख सकता है। और दोस्तों ये राशि या तो कैश के रूप में या गोल्ड के रूप में या फिर दोस्तों गवर्नमेंट के शेयर्स के रूप में रख सकता है। मतलब ये ऐसी राशि होगी दोस्तों जो जब ग्राहक अपना पैसा मांगता है तो दोस्तों जो तुरंत दे सकता है ना बैंक, हाँ भाई हम अभी इतना पैसा दे सकते हैं, कितने ही ग्राहक मांगने आ जाओ, तो वो चीज़ दोस्तों उसी के लिए बनाया जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। अगर दोस्तों ये बढ़ जाएगी तो बैंकों को अपने पास पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो लोन कम दे पाएगी, और अगर कम कर देंगे तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए। इसके अलावा हमारा दोस्तों लास्ट बचता है बैंक रेट। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि रेपो रेट वो होती है जब एक बैंक अपनी सिक्योरिटी रिजर्व बैंक में रखता है और उसके बिहाफ पर लोन लेता है। लेकिन जब एक बैंक कोई सिक्योरिटी नहीं रखे, केवल लोन मांगने जाए, हाँ हमें लोन दे दो, ऋण दे दो, तो दोस्तों वो होगा बैंक रेट। बिना सिक्योरिटी के बैंक रेट और सिक्योरिटी रख के लेता है तो रेपो रेट। यही दोस्तों दोनों में अंतर है। दोस्तों बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं ना, मतलब व्यापारिक बिल होते हैं, तो यदि किसी कस्टमर ने दोस्तों व्यापारिक बिल दिया बैंक को, तो बैंक क्या करता है, बैंक RBI के पास जाएगा और RBI से वो पैसा लेकर आएगा, तो RBI उस पर भी पैसा लेगा, तो उसको डिस्काउंट पर काट के RBI पैसा देगा बैंक को। तो इसलिए दोस्तों बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। तो बैंक जब रिजर्व बैंक के पास लोन मांगने जाएगा तो ज़्यादा दर पे अगर लोन देगा रिजर्व बैंक, तो दोस्तों हमें कस्टमर को भी वो ज़्यादा दर पे ही मिलेगा। तो इसी तरह दोस्तों इससे भी एक रिजर्व बैंक कंट्रोल कर सकता है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को, महंगाई को। इसीलिए दोस्तों रिजर्व बैंक को बैंकों का अंतिम आश्रयदाता भी कहा जाता है। जब दोस्तों कुछ भी नहीं बचता ना बैंकों के पास, तो वो हाथ जोड़ के जाते हैं रिजर्व बैंक के पास, हमें पैसा दे दो। तो अंतिम भगवान वही है रिजर्व बैंक की, और इसीलिए दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार का भी बैंक है। गवर्नमेंट की दोस्तों जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं पैसों से संबंधित, उसमें रिजर्व बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक तो। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट के सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अकाउंट है ना रिजर्व बैंक में ही होते हैं। सरकार द्वारा दोस्तों जो जनता के हित में लोन दिए जाने हैं वो भी दोस्तों रिजर्व बैंक के द्वारा ही दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों टैक्स का जो काम होता है वो भी रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों इसलिए इसको केंद्र सरकार का बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों रिजर्व बैंक कई काम करता है, जैसे कोई लाइसेंस लेना है, मतलब ब्रांच खोलनी है किसी बैंक को, ATM खोलना है, तो ये सारे दोस्तों जो परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, ये रिजर्व बैंक ही उन्हें देता है। तो इस तरह दोस्तों एक देश की इकोनॉमी में रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रिजर्व बैंक का जो टॉपिक है समझ में आया होगा। एक एक चीज़ दोस्तों मैंने समझाई है, कैसे क्या कंट्रोल करता है, क्या क्या काम करता है, इसका इतिहास क्या रहा है, मैंने आपको ढंग से समझाया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आएगा। इसके बाद भी दोस्तों आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।